हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो मेरा नाम है ज्ञान, स्वागत है सभी का माइंड ब्लोइंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर। हमने बच्चा लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। तीसरा लेसन हमारा चल रहा था विद्युत रसायन। जो विद्युत, अब विद्युत में कैसे रसायन है जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, केमिकल काइनेटिक्स नहीं, ये तो गलत बोल दिया मैंने। अब विद्युत रसायन में क्या पढ़ते हैं हम, तो हमने जाना था विद्युत मतलब मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को विद्युत धारा। यहाँ पे विद्युत धारा के केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। जो केमिकल होते हैं उनसे कैसे विद्युत धारा बन सकती है। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, इनमें कन्वर्जन पढ़ते हैं हम। इनमें कैसे परिवर्तन हो जाता है, एक्सचेंज कैसे हो जाता है, यही हम इस लेसन में जानते हैं। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं। एक एक सेल देख रहे थे हमने। पिछली बार कौन सा सेल देखा था, कल के वीडियो में कौन सा देखा था बेटा जी, ये वाला देख रहा था ना, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ना, यही तो देखा था। इसमें डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल भी इसे बोलते हैं। ये देख लिया था हमने, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। समझे, इसके न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, समझे। न्यूमेरिकल अभी आ जाते हैं, इससे 2-2 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल बन जाते हैं, 1-2 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। समझ गए। तो हमने काफ़ी के लवार सेत वगैरह देख लिया था, ये सब देख लिया था हमने। इलेक्ट्रोड विभव और सेल, अर्ध सेल विभव क्या होता है ये भी देख लिया था। इलेक्ट्रोड विभव का मापन आज हमें पढ़ना है, ये भी ठीक है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, ये चीज़ हमने कल देख ली थी। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे होता है, ये चीज़ आज जानना है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन, किसी सेल में अर्ध सेल विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती। इसके लिए सेल के दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है, जिसे एच सी बोलते हैं। सी याद रखना, सी के बिना यहाँ कोई काम नहीं होगा। अच्छा, सी जिंदगी में भी चाहिए, सी सब जगह चाहिए, ठीक है। सी मतलब वह, सी किसके लिए आता है, लड़की के लिए, है ना। तो यहाँ पे वैसे लड़की नहीं चाहिए। सी क्या है वो भी हम जानते हैं ना। चलो सी देखते हैं क्या है। तो सी है एस फॉर स्टैंडर्ड, एच फॉर हाइड्रोजन, ई फॉर इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड को बोल देते हैं मानक, समझे क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो पोटेंशियल वैल्यू मानते हैं हम, जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो। जीरो के रिस्पेक्ट में हम दूसरे के निकालते हैं। समझ गए बच्चा लोग। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमने 1 किलो चीनी लेनी है। 1 किलो चीनी लेते हैं तो 1 किलो का जो बाट रखता है, बाट के 1 किलोग्राम का जो बाट रखता है, वो बाट भी मानी गई वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं ला सकता, लेके कोई नहीं आया है, ठीक है। वो भी 1 किलो उतना माना गया, इतना ही 1 किलो माना जाएगा, इतना वजन ही 1 किलो माना जाएगा, ठीक है। इसी वही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे लागू की गई, ठीक है। ऐसा माना भी जाता है, ये लेबोरेटरी में रखे गए हैं ये सब बना के। समझ गए, 1 मीटर कितना होगा, ये सब माने गए वैल्यू हैं। समझे, ये कहीं से नेचुरल से बन के नहीं है, ये नेचर में ये सभी मानी गई हैं, ठीक है। उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को करते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हम 10 किलो 100 किलो ये सब तो बना लेते हैं। समझे बेटा जी। तो यही चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमने वो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है उसको कितना माना, जीरो माना। इसी जीरो के रिस्पेक्ट में हम अन्य का निकाल लेंगे आसानी से। समझ गए। चलो कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ये सब आगे देखेंगे हम। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, सी एच वो एस एच ई कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, याद रखोगे। अगला देखो, इसकी बनावट देखो। अब बनावट कैसी होती है मैं फिगर दिखा देता हूँ इससे पहले। तो फिगर दिखाने के लिए ये देखो, आप एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में कोई बिलियन भर देते हैं। बिलियन में यहाँ पे हम एसिड भरते हैं, एसिड में HCl भर देंगे, HCl भर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक फनल लगा देंगे, फनल लगा दिया। यहाँ पे एक प्लेटिनम की प्लेट लगा देते हैं, पीटी की प्लेट लगा देते हैं प्लेटिनम की। इससे एक वायर से जोड़ देते हैं, एक तार से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तार से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जो इलेक्ट्रोड होता है ये हाइड्रोजन गैस का ही होता है, ये गैस के रिस्पेक्ट में ही होता है। जो हाइड्रोजन गैस होता है इसका दाब, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब, 1 ATM होना चाहिए। समझ गए, 1 ATM होना चाहिए, लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, इतना होना चाहिए। और ये जो नलिका होती है ये कांच की होती है, ठीक है। कांच में हम, ठीक है, नलिका किसकी होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए, ठीक है। या चीज़ें से यहाँ पे कोई देना लेना नहीं है, मत करिए, ठीक है। तो ये
हाइड्रोजन हाइड्रोजन को वैसे ये हाइड्रोजन का शोषक होता है। जो यहाँ पे पीटी प्लेट होती है बेटा, ये रिएक्ट नहीं करती है। इनर्ट मेटल है ना, ये अक्रिय धातु है, तो ये रिएक्ट नहीं करती, उससे कोई क्रिया नहीं करती, इसलिए इसी की लगाई जाती है। समझे, यहाँ पे क्रिया हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे, तो यहाँ पे HCl लेगा है और 1 m लिया गया, एक सांद्रता वाला। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए वो क्या कहलाता है, कैथोड। अपचयन कैसे हो रहा है, अब इसमें H+ होंगे कि नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, H+ होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये H किस में बदलेगा, H2 में बदलेगा। H2 में बदलेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए H2 में बदलने को, 2 हाइड्रोजन लेगा, 2 हाइड्रोजन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। कैसे यहाँ हो रहा है, 1 से 0 पे जा रहा है, तो क्या ऑक्सीकरण संख्या मान घट रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये सब फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण अपचयन का चैप्टर था, वहाँ पे सही सब टर्म सीखे होंगी। हमने लेसन की स्टार्टिंग में भी बताया था, आपको बताया था ना, याद हो तो, नहीं याद तो वीडियो देखो जाके। अब हम इसकी बनावट को पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो, किसी पात्र में एक m मतलब 1 मोलर, एक क्या मोलर HCl भरकर एक वायुमंडलीय दाब पर उल्टे कीप नुमा संरचना लगा देते हैं, जिसे Hg की नलिका कहते हैं। Hg की नलिका कह देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपरी सिरे से इनफैक्ट लिख लेना आप, ऑब्जेक्टिव बनता है कि इसको क्या सी नलिका कहते हैं, Hg नलिका, जो कि होती कांच की है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस व सिरे से प्लेटिनियम धातु का तार लगा देती है। जैसे मैंने बनावट देखी वो सब यहीं पे लिख रहा है। अब क्रियाविधि कैसी होती है, इसमें ऑक्सीकरण कैसे होगा, कि अपचयन कैसे, ये चीज़ देख लेते हैं। या एनोड व कैथोड दोनों के समान कार्य करता है। इसमें एनोड भी बन जाता है, कैथोड भी बन जाता है। इसकी सेल अर्ध अपक्रिया क्या होती है, सेल अर्ध अपक्रिया, ये यहाँ पर जो है सेल अर्ध अपक्रिया है। एनोड पर क्या होता है, H2 होता है, H+ में टूट जाती है। जो H2 गैस डाली जाती है वो वाली H+ में टूट जाती है। समझे, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। ये जो H2 डाली जा रही है, ये जो H2 डाली जा रही है, ये वाली, ये H+ में टूट जाती है। समझे बेटा जी, समझे कि नहीं, H2 जो डाली जाती है H+ में टूट जाती है। किस में टूट जाती है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर देती है। इलेक्ट्रॉन क्या करती है, निष्कासन, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन दूसरा जो H+ विलयन वाले होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर H2 में बदल जाते हैं। तो हमारी गैस भी जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी भी बन गई। समझे, यही होता है, ठीक है। तो इसकी क्या माने हम, इसका पोटेंशियल विभव जो माने हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इसका क्या माने हम, 0 माने। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है, ये काम कभी। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम Zn का विभव निकाल लेते हैं। हम शुरू में पढ़े थे ना Zn का विभव, Cu का, वहाँ पे पढ़े था गैल्वेनिक सेल में हम डेनियल सेल में दोनों लगाए थे। जिंक भी लगाए थे, इस तरफ जिंक लगाए थे, जिंक की राड याद हो आप तो। इस तरफ क्या लगाए थे, कॉपर की राड, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, यहाँ पे जिंक सल्फेट का विलयन लिया था, याद है आपको। इनको एक बल्ब लगा दिया था, याद है आपको, जोड़ दिया था। और यहाँ पे इनके आयन को इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आने लगता है, क्योंकि Zn2+ की सांद्रता बढ़ने लगती है, ठीक है। इस पर निगेटिव साइन आने लगता है, क्योंकि Cu2+ की सांद्रता घटने लगती है। तो यहाँ पे एक क्या लगा दिए थे, इसका आयन मेंटेन रखने के लिए लवण सेतु लगा दिए, ताकि आयन का इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफ़र हो सके। समझ गई बात। चलो, यही तो किए थे हम। तो वहाँ पे अलग अलग आधे सेल का निकालना हो, Zn वाले का अलग निकालना हो इलेक्ट्रोड विभव, इसका Cu वाले का अलग निकालना हो, उसके लिए ये चीज़ है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं वो आइए देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे जैसे जिंक वाला एक ले लिया हमने कंटेनर, जिंक वाला ले लिया, ठीक है, लवण। वैसे ही ये हाइड्रोजन वाला ले लिया और इसे एक वायर द्वारा जोड़ दी। वो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दी। वोल्ट मीटर में सुई होती है, ये आपको पता है। वोल्ट मीटर में आसानी से माप सकते हैं आप, और भी कुछ लगा सकते हैं, पर वोल्ट मीटर में हमें हमारा विभव आसानी से मापा जा सकता है, ठीक है। जो Zn है, Zn वाला क्या है, Zn राइट साइड में हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या याद रखना, राइट साइड में ये लगेंगे, राइट साइड में ये लगेगा। वहाँ पे भी Zn किस तरफ था, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में किसको रखते हैं, एनोड का। इसका Zn का यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। Zn जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है,
Zn2+ होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण 2+ आता है, ये ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 हो इस Zn पे, यहाँ पे 2 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन वो क्या है का कार्य करेगा, एनोड का। समझ गए। तो लेफ्ट साइड लिखते हैं वो क्या होता है, एनोड। जो राइट साइड लिखते हैं बेटा जी क्या होता है, कैथोड। ये यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कैथोड का। ये इधर जो है एनोड का काम, कैथोड यहाँ पे प्लस, एनोड यहाँ पे माइनस। माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों आता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे Zn2+ आयन दे रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रह जाए, राड पर ही रह जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है राड पर ही रह जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन राड पर ही है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर तो बह रहे हैं, तो बाकी धारा इधर को बह रही है। धारा इसमें हाइड्रोजन से Zn की तरफ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं इस पे, किस पे, राड पे, इसलिए राड पे किसका ऋणावेश आ जाता है, इसलिए नोड पर क्या आ जाता है, ऋणावेश। अभी तक आपने जाना होगा कैथोड ऋणावेशित होती है, पर यहाँ पे वो फंडा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चलो समझ गए। अब अर्धक्रिया एनोड पर यही चीज़ हमने बता दी है, ये हो रहा है रिएक्शन, तो कैथोड पर ये होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, यही इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, H+ आयन लेगा, यहाँ पे H+ है। ठीक है, H2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अभी तक हमने पढ़ा बेटा कि नहीं पढ़ा, ये फार्मूला होता है। दोनों अर्धसेल जो होते हैं, अर्धसेल जो होते हैं उनका पूरे सेल का हमें निकालना हो, पूरे सेल का विभव निकालना हो, तो क्या, कैथोड, जो कैथोड पे विभव होता है माइनस जो एनोड पे विभव होता है उसको घटा देते हैं। समझे। यहाँ पे जो विभव लिए जाते हैं वो अपचयन विभव लिए, एक आक्सीकारक विभव होता है, आक्सीकरण विभव। यहाँ पे जो अपचयन विभव लिए जाते हैं, याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो विभव लिया जाता है कैथोड वाला एनोड वाला, वो अपचयन विभव लिया जाता है। अपचयन विभव, इस विभव में क्या अंतर है, जो बिल्कुल उल्टा होता है, साइन में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे हमने कैथोड का ले लिया, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव ले लिया तो माइनस एनोड वाला होगा, माइनस एनोड के विभव के बराबर होगा। समझे। उसी उसी सेल के लिए बता रहे हैं हम, उसी अर्ध सेल के लिए ये बात है, अलग अलग सेल के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे हम अभी कह देते जो Zn अर्ध सेल है उसका जो विभव है वो 0.76 है कैथोड का, तो एनोड क्या हो जाता, माइनस हो जाता, बस। समझे, उसी से के लिए, Zn के लिए ही। तो यहाँ पे सेल क्या होगा, कैथोड वाले से एनोड वाला घटा देंगे। अब कैथोड वाला कौन था, कैथोड वाला किसका था, हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन का 0 माने थे हम, 0 के ही रिस्पेक्ट निकालते हैं। अब सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये बेटा इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। समझे, ये कहाँ से आई है, एक्सपेरिमेंट से आई है। समझे। यहाँ पे ये जहाँ पे जो वोल्ट लगा, वोल्ट मीटर लगा है, ये बता रहा है ये चीज़। अब भाई इसको तो हमने 0 मान लिया, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, वो Zn की ही तो होगी, क्योंकि इसका तो ये तो 0 है। समझे। तो यहाँ पे जो आई है वो इसी की वैल्यू आई है, तो पूरे सेल की वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई, माइनस में हो गई। समझ गए आप लोग ये चीज़। ये वैल्यू कहाँ पे आई है, ये एक्सपेरिमेंट जो किए सेल जोड़े, वोल्ट मीटर में ये वैल्यू आई है। समझे, वोल्ट मीटर में आई है। ठीक है, उसकी क्योंकि इसको 0 माने थे, ये जो आई है एनोड की, एनोड पे क्या, एनोड पे आई है, तो ये माइनस में ले गई है। समझे, एनोड वाले को माइनस से ही घटाते हैं। ठीक, इसलिए माइनस में वैल्यू आ रही है यहाँ पे। समझे, समझ में आया कि नहीं। ये एनोड पे क्या होता है बेटा जी, अब चयन ऑक्सीकरण होता है, याद रखना। यहाँ पे इसके रिफ्लेक्ट में लगा लिए। अब CO क्या होता है, कैथोड होता है, कैथोड को हम इधर रखेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, इसको एनोड बना दिए, ये एनोड कैथोड दोनों का काम कर लेता है ना भाई। 0 है तो 0 तो वैल्यू वही रहेगी, चाहे 0 माइनस में लिखो चाहे 0 प्लस में लिखो। तो एनोड कैथोड दोनों में लगा लेते हैं इसको हम, समझे, हाइड्रोजन वाले को। इस पर रिस्पेक्ट में चलता है। अब जैसे 1 किलो का बाट होता है, चाहे जिस पल्ले में रख दो, दाएँ में रख दो तौल दो, चाहे बाएँ में रख के तौल दो, है ना। चाहे इस तरफ रख के बाट को तौल दो, चाहे इस तरफ रख के बाट को तौल दो, दोनों तरफ से काम करता है ना, वही हाल है यहाँ पे है। समझ गए। तो यहाँ पे इसको इधर मान लिया, इसको इधर मान लिया, यहाँ पे फिर वही काम सब किए हैं, आपको समझ आ गया होगा। ये पूरे लगा दिए, C को लगा दिए, यहाँ पे हम C बिना काम नहीं होता है। यहाँ पे कैथोड लगा दिए, इस पर प्लस चार्ज है Cu वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सी अपक्रियाएँ होंगी देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, Cu2+ आयन जो होगा इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu में बदलेगा, एनोड कैथोड बन गया। अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे ये इसी की आई है, इस पर वोल्ट मीटर में वैल्यू आई है।
समझे। कैथोड की थी इसलिए प्लस की थी, एनोड यहाँ पे 0 ले लिए, तो पूरे सेल का क्या आ गया, इतना वोल्ट आ गया। प्लस में आया है प्लस 0.34 वोल्ट। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है ना, इसलिए वोल्ट आता है, वी लिखते हैं वोल्ट। समझ गए बेटा जी, आशा करते हैं समझ आया होगा। चलो और देख लेते हैं आगे, हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये मानक वेस्टर्न सेल वगैरह नहीं पढ़ेंगे हम, अच्छा ठीक है, सीधे हम नट समीकरण पढ़ेंगे, फिर सेल द्वारा किया गया कार्य ये सब जानेंगे। समझे बेटा जी। कोई गाना चला रहा है यार, पता नहीं कहाँ चल रहा है। चलो ये चीज़ देख लेते हैं, फिर हम फिनिश करते हैं लेश। अब वो क्योंकि वो पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा यार, नट समीकरण अगले दिन पढ़ लेंगे हम, हैं। चलो छोड़ो। विद्युत वाहक बल का मापन। किसी विद्युत रासायनिक सेल में कितनी 3 समस्याएं उत्पन्न होती है। सांता परिवर्तन से इनका विभव स्थिर नहीं रह पाता है, इनकी सेल अवक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इन्हें ताप गुणांक का मान अधिक होता है। इनके ताप गुणांक का क्या होता है, मान अधिक होता है। वैसे ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना ही, पर नॉलेज के लिए आप याद रखिए। किसी विद्युत रासायनिक सेल में 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इनके सांता परिवर्तन होते रहता है ना। इनमें सांता में क्या होता है, हमने बताया था ना, आयन घटते बढ़ते हैं, तो सांता में परिवर्तन होता है, तो इसका विभव भी क्या होगा, स्थिर नहीं होगा। जो सेल अपक्रियाएँ होती हैं रिवर्सिबल नहीं हो पाती, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं हो पाती, ठीक है, अनुत्क्रमणीय होती, उत्क्रमणीय नहीं होती, इनका ताप गुणांक का मान अधिक होता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा जी, सेल द्वारा किया गया कार्य थोड़ा सा देख ही लेते हैं। वो वही फार्मूला जो देखो, सेल द्वारा किया गया कार्य, किसी सेल में प्रवाहित धारा वह सेल का विभव गुणन जो दिए गए कार्य के बराबर होता है। अब ये कहाँ से आ गया समझ नहीं आ रहा होगा। जो W होता है वो क्या होता है, QV के बराबर होता है। क्या होता है, QV के बराबर होता है। क्यों क्या होता है, आवेश होता है। क्यों क्या होता है बेटा, आवेश होता है, ठीक है। V क्या है, विभव है, विभव ये है ना। आवेश क्या है, यहाँ पे कितना आवेश होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों जो होता है, क्यों बराबर होता है NF के। F की वैल्यू इनफैक्ट होती है, F की वैल्यू क्या होती है 96,500, याद रखना हमेशा। जो N यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे आवेश इतना चलता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लेते हैं, तो कुल आवेश आ जाता है। तो इसलिए क्योंकि जगह पे ये लिखा जाता है। वोल्ट जो यहाँ पे होता है विभव, विभव को ई सेल से लिखते हैं ना। विभव किससे लिखते हैं, ई सेल से, हमने बताया अभी। ई सेल क्या होता था, ए सेल का विभव ही तो होता था, तो सेल के विभव को ऐसे लिखते हैं। ये फार्मूला वहीं से आ जाता है, समझे। W बराबर V क्यों आपने पढ़ा होगा। जो कार्य किया गया होता है वो आवेश तथा विभव के गुणनफल के बराबर होता है, समझे बेटा जी। तो यही चीज़ होती है, हमें पता है ये ई सेल बराबर ये होता है, ई सेल बराबर हमें ये होता है, तो ई सेल का मान हम यहाँ पे रख भी सकते हैं, समझे, गुणा भी कर सकते हैं, समझे बेटा जी। अब जो सेल द्वारा किया गया कार्य होगा वो गिब्स ऊर्जा के हानि या लाभ के बराबर होगा, कमी या हानि के बराबर होगा। अब गिब्स ऊर्जा में कमी क्या होती है, गिब्स ऊर्जा में कमी, जो इसकी गिब्स ऊर्जा होती है वो किसी भी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ऊर्जा थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में, ठीक है। जो गिब्स ऊर्जा का मान होता है NF ई सेल के बराबर होता है, जो विभव होता है, ठीक है, आवेश के। इसमें कमी होती है क्योंकि यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है ना, उसकी ऊर्जा में लगातार तो कमी होगी। सेल की ऊर्जा तो बढ़ती है नहीं, सेल की ऊर्जा तो लगातार घटती है, इसलिए एक किस में लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं। समझ आ गई बात। यहाँ पे गिब्स ऊर्जा में हानि होती है, गिब्स ऊर्जा में कमी नहीं होती सेल में, समझ गए बेटा जी। इसलिए गिब्स ऊर्जा का मान किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अब मानक ले स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हो, गिब्स ऊर्जा की स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए ये कंडीशन होती है 298 केल्विन ताप होना चाहिए, 98 या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इतना ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर के पे ये वैल्यू ली जाती है। एक एटम दाब होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, तब ये क्या तभी बनती है हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मानक के लिए यहाँ पे क्या आ जाता है, सिर्फ 0 आ जाता है, नॉट लगा देते हैं, डेल्टा G नॉट, यहाँ पे इस सेल के लिए नॉट हो जाएगा, समझे, बाकी वैल्यू वही रहेगी। समझ गए आप ये चीज़।
ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आप बुक खोल के देखिए, अपनी कॉपी खोल के देखिए, नोट्स फर्स्ट ईयर में आपने आपके सर ने पढ़ा होगा। नहीं तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स आप देखना समझ लेना, नहीं तो आपको यूट्यूब पे अभी और बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप देख के समझ में हो सकते हैं, ना समझ में आए तो बताना, फिर मैं वीडियो बना दूंगा फिर। ठीक है बच्चे लोग, चलो। अब नट समीकरण बेटा यहीं से बन जाता है, नट समीकरण यहीं से बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने साम स्थिरांक के लिए क्यों 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 कुछ बुक में क्यों लिखते हैं इसको, यहाँ पे के लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपने पढ़ा होगा साम स्थिरांक के लिए, समझे। जो उत्पाद होता है, उत्पाद की जो स्टॉकियोमेट्री होती है, जो ये होता है ना डी, इसके घात के बराबर होता है ना, अनुपात में यहाँ पे अभिकारक लिखते हैं, अभिकारक की यहाँ पे जो घात है, एक की घात स्मॉल है तब बी की घात स्मॉल बी लगा दिए, यहाँ पे जो मोल होता है उसी को घात बना के लगा देते हैं, स्थिरांक की वैल्यू आ जाती है। गिब्स ऊर्जा समीकरण आपको याद है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, आपको याद होगा अच्छे से, याद है ना बेटा जी, याद है या नहीं। ठीक है, आपको ये भी याद होगा, ये भी बन जाता है डेल्टा जी बराबर, याद है, याद है बेटा जी। बस यहाँ पे क्या किए हैं, अब डेल्टा जी के मान अभी हमने निकाला है, डेल्टा जी का मान रख दिए, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालना हमें स्टैंडर्ड के लिए, ये रख दिए बस, और आर टी लाग ई के हो गया, के क्या है अभी बताया मैंने, के चाहे कहो चाहे तो क्यों कहो, आ गई ना बात समझ में। ये यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, इसका यूज ये सब फार्मूला काम का है हमारे ये, लेकिन आया फार्मूला कैसे वो चीज़ बताने के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, फार्मूला आया कैसे, नट समीकरण आया कैसे, ये चीज़ बताने के लिए बताई जा रही है। बाकी नट समीकरण का यूज उस पर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जानने के लिए आप अभी इस समीकरण में हम ये एन एफ से भाग दे देंगे, एन एफ से भाग दे देंगे, एन एफ से भाग देंगे तो याद रख, देखो ये एन एफ से भाग देंगे तो यहाँ पे एन एफ से एन एफ कट जाएगा, यहाँ भी एन एफ से भाग देंगे तो एन एफ से एन एफ कट जाएगा, यहाँ पे एन एफ से भाग देंगे आर टी बटे एन एफ और लाग ई के लिख लेंगे हम, यहाँ पे यही किए हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आई है, समझ गए बेटा जी। अब हमें पता है लाग ई हो, ये प्राकृतिक लाग है, नेचुरल लाग है, इसे लाग 10 में बदलने के लिए क्या करते हैं, लाग 10 में बदलने के लिए क्या इससे गुणा कर देते हैं, 2.3 इतने से गुणा कर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लाग 10 में वैल्यू बदल जाती है, इसलिए ये इतने से मल्टीप्लाई किया गया है लाग 10 में बनाने के लिए, समझ गए, वही बाकी वही सब है। अब ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आपको यहाँ पे हमें पता है आर का मान ये होता है, ये गैस स्थिरांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपने ये भी पढ़ा होगा इनफैक्ट। यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादातर टेम्परेचर 25 डिग्री से रूम टेम्परेचर पर हम रूम टेम्परेचर पे ही देता है, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपको कैल्विन में बोलेगा 298 कैल्विन है। एफ का मान हमें अभी बताया है, एफ का मान इतना होता है। ये सब आपने थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन में पढ़ा होगा बेटा, आप नोट्स खोल कर देखो, इनफैक्ट मैं जो अपने मेरे कॉलेज के बच्चे हैं उन सबको मैंने पढ़ाया ये चीज़। ठीक है, नोट्स खोल कर देखो, मैंने वहाँ पे बोला भी था इसका सेकेंड ईयर में यूज है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन ऊष्मागतिकी सब लेसन के यूज हो रहा है यहाँ पे, देखो ये चीज़ समझो। आपने फर्स्ट ईयर में नहीं समझा तो आपको हमने पहले बताया था, आपको ट्वेल्थ में दिक्कत होने वाली है, जो टर्म होती है फर्स्ट ईयर के सब यूज हुआ करते हैं। चलो, अब जो ये वैल्यू का मान रख देंगे यहाँ पे, समझ आ गई। आर एन का वैल्यू तो हमें पता नहीं, एन के लिए वैल्यू एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एन के वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बाकी वैल्यू रख देंगे तो इतना आ जाएगा 0.059, इतनी वैल्यू आ जाती, वही वैल्यू यहाँ पे आई है, समझ गए बेटा जी। अब के क्या होता है कि अभी हमने बताया था ना, जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद ही तो वहाँ पे जैसे सी था तो सी की घात सी था, डी था तो डी की घात डी था, ये उत्पाद ही तो थे, उत्पाद बटे अभिकारक होता है ना, तो के की वैल्यू यहाँ पे ये रख सकते हैं। अब यहाँ पे एनोड का एथोड भी लिख सकते हैं, समझे, एनोड का एथोड दिया हुआ तो एनोड का एथोड से भी यहाँ पे पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो सकता है, एनोड हम कहाँ पे होता है, ऑक्सीकरण होता है, कैथोड किसका होता है अपचयन पे होता है, तो वो भी लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है उसको लिख देंगे, अपचयन जिसका हो रहा है उसको लिख देंगे, जैसे न्यूमेरिकल दिया होगा वैसे हम वैल्यू रख के हल कर लेंगे, समझ गए आप लोग। इसकी व्युत्पत्ति कैसे आया नट समीकरण ये हम पढ़ चुके हैं, समझ आ गए बेटा आप लोग को नट समीकरण। प्लीज़ वो फर्स्ट ईयर वाली थर्मो गिब्स ऊर्जा समीकरण वो सब देख लेना आप लोग, समझ में आए तो भी बताना, नेट फर्स्ट ईयर में समझ में आ जाएगा, वैसे नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे।
ठीक है बेटा जी। अब जैसे डेनियल सेल के नट समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। अब डेनियल सेल के लिए हमें डेनियल सेल का पूर्ण सेल अपक्रिया हमने देखी थी ना। इसके लिए के का मान आज हमें पता है, ये आ जाएंगे ना, हम ये चीज़ लिख लेंगे ना, उत्पाद बटे अभिकारक लिख लेंगे ना। अब हमेशा याद रखना जो जेडन के लिए सॉलिड के लिए जो मान होता है, सॉलिड के लिए हमेशा मान 1 लिया जाता है। कितना ले लिया जाता है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। सॉलिड के लिए हमेशा मान कितना लिया जाता है बेटा, 1 लिया जाता है। तो सॉलिड के लिए 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो के लिखते हैं, यहाँ पे जो उत्पाद में या फिर अभिकारक में लिखते हैं, वो हमेशा आयन के जो होते हैं उनको लिखते हैं। जो आयन होते हैं उनको लिखते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 से मल्टीपल करने में किसी संख्या में उतनी ही रहती है, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए। तो नट समीकरण में हम ये वैल्यू रख देते हैं। समझ गए बेटा। यहाँ पे जो n का मान है, n का मान देखो, 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस है तो ये न्यूट्रल हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे। तो n का कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो ये इसको डिवाइड कर लेते हो तो इतनी वैल्यू आ जाती है। बाकी ये इतना इस नट्स डेनियल सेल के लिए ये समीकरण, नट समीकरण ये वाला बन जाता है। इस पर सीधे सीधे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। समझे बेटा जी। इसके न्यूमेरिकल आज ही देखेंगे, कल देखिए, अब बता दो मेरे को। चलो इसके न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कल देखेंगे, कल आगे भी पढ़ लेंगे। नहीं तो आप लोग समझ लो, नट समीकरण पे हम न्यूमेरिकल लगा ये वाले हैं, देख लो, समझ में आएगा तो लगा लेना। नट समीकरण में रख दिए, नहीं तो कल समझाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चा लोग, फिर इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे आप लोग अधिक से अधिक। और कोई पढ़ने वाला हो पर अगर सोचे समझ आए हमारी वीडियो, तो वो भी पढ़ सकता है, देख सकता है, ठीक है। चलेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों को। थैंक्स अ लॉट।